हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोग एस्ट्रोनॉमी के 6 क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हमारा एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन सीरीज 7 है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कार दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? हु डिस्कवर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 1610 with his newly invented telescope that Jupiter has 4 सैटेलाइट? तो कौन कौन है? साइमन मैरियस हैं, टाइको ब्राहे हैं, गैलीलियो गैलीली हैं, जॉन्स केपलर हैं। तो सबसे पहले साइमन मैरियस की बात करते हैं। साइमन मैरियस ने 1612 में 1612 में जो गैलीलियो द्वारा बृहस्पति के 4 उपग्रह खोजे थे, जो कि इसका जवाब है। बृहस्पति के 4 उपग्रह खोजे थे, लो हो गया, यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया और गैनीमेड हो गया। जिसमें से गैनीमेड जो है वो कि पूरे के पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और गैलीलियन सैटेलाइट में जो सबसे छोटा है वो है यूरोपा। उसका नामकरण जो था वो साइमन मैरियस ने किया था। और इनका ये कहना था कि गैलीलियो से पहले मैंने इसकी खोज कर ली थी, तो इसके बीच में विवाद था। पर जो एस्ट्रोनॉमिकल संघ था उस समय, उन्होंने गैलीलियो को ही इसकी मान्यता दी थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि खोज किसने की थी, तो आप बोलेंगे गैलीलियो। नामकरण किसने किया था, तो वो थे साइमन मैरियस। तो यहाँ पर क्या है, नए आविष्कार दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गैलीलियो गैलीली हो जाएगा। टाइको ब्राहे क्या है? टाइको ब्राहे ने थ्योरी ऑफ जो सोलर सिस्टम था, जैसे कि दो थ्योरी चल रहे थे। एक था आपका जियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि टॉल्मी ने दिया था। एक था आपका हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि कोपर्निकस ने दिया था। उससे जुड़े हुए जो अपने सिद्धांत थे वो कि टाइको ब्राहे ने सबमिट किए थे। तो टाइको ब्राहे किससे किससे जुड़े हुए हैं? थ्योरी ऑफ सोलर सिस्टम। जो सौर सौर ग्रह है उसके सिद्धांत से या फिर उसके थ्योरी से ये जुड़े हुए हैं। केपलर की अगर आप बात करें तो केपलर के बारे में आपको पता है। केपलर ने क्या किया था? अपने 3 सिद्धांत दिए थे, जिसको हमने पिछले वाले सीरीज में कंप्लीट कर लिया है। सीरीज नंबर 1 अगर आप लोग देखेंगे, वहां पर केपलर के तीनों सिद्धांत के बारे में मैंने आपको शॉर्ट व्यू दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। 1655 में शनि के वलयों का ग्रह के परिता एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? Who was the first person to accurately describe the ring of Saturn as a disk with the planet's rim in 1655? अब यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे पहले आप बात करते हैं हिदेकी युकावा की। हिदेकी युकावा की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था, एक नए पार्टिकल के एक्सिस्टेंस की बात की थी जिसका नाम था मेसॉन। और मेसॉन की थ्योरी इन्होंने लगाया कि न्यूक्लियस के अंदर जो आपके प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं वो आपस में कैसे क्रिया करते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन और मेसॉन की थ्योरी को या मेसॉन जैसे नए पार्टिकल के बारे में किसने बताया था? हिदेकी युकावा ने बताया था। गैलीलियो के बारे में आपने जान ही लिया है। अब आती हैं आपकी क्रिस्टियाना यूगीन्स। क्रिस्टियाना यूगीन्स की अगर बात करते हैं तो यही वो थी जिन्होंने बताया कि जो सैटर्न की रिंग है, जो सैटर्न रिंग है वो डिस्क शेप की है। सैटर्न रिंग किस शेप की है? डिस्क के शेप की है। तो जो सैटर्न के जो वलय हैं उनको डिस्क के रूप में का सटीक वर्णन करने वाली कौन थी? क्रिस्टीना यूगीन्स थी। अब क्रिस्टीना यूगीन्स के बाद आती हैं जिवोनी कैसनी। जिवोनी कैसनी के बात करते हैं तो ये भी सैटर्न से जुड़ी हुई हैं। सैटर्न की अगर आप बात करते हो तो सैटर्न के बहुत सारे रिंग्स हैं। तो उसमें जो रिंग ए है और जो रिंग बी है या फिर आगे के जितने भी रिंग्स थे, इसके बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है जिसको इम्पिटी स्पेस बोला जाता है। तो इस इम्पिटी स्पेस के बारे में बताने वाली जिवोनी कैसनी ही थी। इसलिए इस डिवीजन को बोला जाता है कैसिनी डिवीजन। क्या बोलते हैं? कैसिनी डिवीजन बोला जाता है। जो सैटर्न के जो रिंग्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के बारे में बताने वाली जिवोनी कैसनी थी। इसीलिए उन वलयों के बीच में जो खाली स्थान है उसको क्या बोला जाता है? कैसिनी डिवीजन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपने धुरी पर भी कितना चक्कर पूरा करता है? along with completing one revolution around the sun, how many revolution does moon complete on its axis? तो होता क्या है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है आपकी,
और इसके चारों तरफ कौन राउंड कर रहा है? आपका मून राउंड कर रहा है। तो अगर आप बात करते हैं कि एक रिवॉल्यूशन टाइम कितना है मून का, तो आप बोलेंगे लगभग 27.3 डेज होता है। ये कौन सा टाइम मैं बता रहा हूं? आपका रिवॉल्यूशन टाइम है। रिवॉल्यूशन किसके अराउंड हो रहा है? रिवॉल्यूशन हो रहा है आपके अर्थ के अराउंड। और ये है मून की एक्सिस। इस एक्सिस के इस एक्सिस के अराउंड भी ये क्या होता है? लगभग 27.3 डेज में ही ये घूम लेता है। मतलब जितना इसका रिवॉल्यूशन टाइम है उतना ही इसका रोटेशन टाइम है। मतलब जितने देरी में यह पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उतने ही देरी में क्या होता है, यह अपने एक्सिस पर भी घूमता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपने धुरी पर भी कितना चक्कर पूरा करता है? तो कितना चक्कर पूरा करता है? वो चक्कर है एक पूरा कर लेता है। मतलब एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 रोटेशन हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी में जितने भी वेदर के चेंजेस हो रहे हैं उसका कारण क्या है? क्या ऊंचाई है? नहीं। ऊंचाई से तापमान में चेंज होता है। टाइड्स? नहीं, टाइड्स सन और मून के पुल की वजह से होता है, जैसा कि मैंने आपको सिजगी में बताया था। सिजगी के साथ साथ आप लोगों को मैंने बताया था सिजगी दो तरह का होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा मैंने कर ली थी। ठीक है बात। और उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वाड्रेचर के बारे में। ठीक है बात। क्वाड्रेचर में क्या होता है कि सन, अर्थ और मून 90 डिग्री पर होते हैं। वहीं पर सिजगी में मैंने बताया था। ठीक है बात। सिजगी दो प्रकार का होता है। सिजगी में क्या होता है, सन, अर्थ और मून एक लीनियर लाइन में होते हैं, एक लीनियर पद्धति में अपने आप को अरेंज करते हैं, चाहे वो सन अर्थ मून हो, चाहे वो सन, मून और अर्थ हो। ठीक है बात। चाहे वो पूर्णिमा की दिन की बात होगी, चाहे वो अमावस्या के दिन की बात होगी। ठीक है बात। तो ज्वार ये है। ज्वार आता है सन और मून के पुल की वजह से। अब आता है सूर्य। तो सूर्य की वजह से क्या होता है, सारे सारे मौसम में परिवर्तन आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का कारण कौन है? वो है सूरज। पृथ्वी पर ऊष्मा कौन पहुंचाता है? वो है सूरज। तो गर्मी में ऊष्मा ज्यादा रहती है, ठंडी में ऊष्मा कम रहती है, और उनके बीच के समय को बोला जाता है स्प्रिंग और ऑटम बोला जाता है। अब जब वो इक्वेटर पर रहता है। तब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी किससे जुड़ा हुआ है? वो भी ज्वार से जुड़ा हुआ है। सूर्य भी ज्वार से जुड़ा हुआ है। पर अगर टेम्परेचर का कारण अगर पूछा जाए, वेदर का कारण पूछा जाए, तो उसका मुख्य कौन है? सूर्य है, ना कि चंद्रमा है। चंद्रमा एक सैटेलाइट है जो कि सूर्य के प्रकाश द्वारा ही प्रकाशित होता है। तो ऊर्जा पहुंचाता है, इसलिए मौसम में परिवर्तन आता है। तो इसका जवाब कौन हो गया? सूर्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सेलेस्टियल? सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर की चीजें होती हैं उसे हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो स्पेस में जितनी भी चीजें होती हैं उसे आप सेलेस्टियल बॉडी बोलते हो। तो स्पेस में क्या क्या हो सकता है? तारा हो सकता है, स्टार हो सकता है, स्टार हो सकता है, कोई प्लैनेट हो सकते हैं, मून हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, एस्टेरॉइड हो सकता है, कॉमेट हो सकते हैं। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं सेलेस्टियल बॉडी में। जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर की चीजें हैं उन सबको क्या बोला जाता है? या फिर स्पेस में जो भी चीजें रहती है उसे बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड बोला जाता है। तो इसके जवाब क्या क्या है? क्या स्टार एक सेलेस्टियल बॉडी है? हाँ है। क्या प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है? हाँ है। क्या मून एक सेलेस्टियल बॉडी है? हाँ बिल्कुल, मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2 एंड 3। अब इसके अलावा कुछ भी देता, चाहे एस्टेरॉइड देता, कॉमेट देता, जो भी चीजें आपको स्पेस में मिलती हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा दी? निम्नलिखित में से किसने बताया था कि ब्रह्मांड जो है वो विस्तारित हो रहा है? ब्रह्मांड के विस्तार की बात जो थी वो थी एडविन हब्बल ने किया था। एडविन हब्बल ने पहली बार सिद्धांत दिया था कि ब्रह्मांड में एक्सपेंशन हो रहा है, और इसे सिद्ध किया गया था रेड शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट के द्वारा। रेड शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट के बारे में मैं पिछले सीरीज में आपसे चर्चा कर चुका हूं। अगर कोई वस्तु समीप आती है तो आपको तो आपको कौन सा प्रकाश देखने को मिलता है? वायलेट प्रकाश देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई भी चीज, कोई वस्तु दूर जाती रहती है तो किस प्रकाश को देखने को मिलता है? रेड को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उसका डिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग जो होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए दूर तक प्रकाश चलने वाला कौन सा होता है? लाल प्रकाश होता है। ठीक है बात। तो लाल प्रकाश आने की वजह से जो आपका कलर है जो भी आ रहा है वो लाल की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो उससे ये प्रूफ किया गया था। परंतु इसको सिद्धांत को किसने दिया था? वो दिया था एडविन
हब्बल ने दिया था। ठीक है बात। चार्ल्स मैसियर कौन है? चार्ल्स मैसियर को कॉमेट फेरेट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा है कि किसको कॉमेट फेरेट कहा जाता है। कॉमेट की खोज करने वाले कौन थे? आपके चार्ल्स मैसियर थे। और ये उपाधि दिया था फ्रांस के राजा लुई द 15th ने। लुई 15th ने चार्ल्स मैसियर को कॉमेट फेरेट की उपाधि दी थी। जो आपके पुच्छल तारे होते हैं उसकी सबसे ज्यादा खोज करने वाले कौन थे? चार्ल्स मैसियर थे। टाइको ब्राहे के बारे में मैंने बता ही दिया है। कार्ल एडवर्ड सागान जो हैं ये भी एस्ट्रोनॉमर हैं, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है? अमावस्या के बाद पृथ्वी पर दिखाई देने वाला चंद्रमा का प्रकाशित भाग आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है। अब इसको देखते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मून? आफ्टर न्यू मून द साइज ऑफ illuminated पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ कीप इंक्रीजिंग एवरी डे। After full moon, the size of illuminated part of the moon visible from Earth keep decreasing good day। तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात की है, एक अमावस्या या फिर पूर्णिमा, या फिर आप बोलते हो न्यू मून या फिर फुल मून। ये होता कब है? ये है आपका सन। सन के बाद यहाँ पर आता है आपका अर्थ, और यहाँ पर रहता है आपका मून। यहीं से शुरू करते हैं। तो जब मून आपका सन और अर्थ के बीच में होता है, इस सिचुएशन को बोला जाता है आपका सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण के ही दिन होता है आपका न्यू मून। क्या होता है? न्यू मून। या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं अमावस्या। क्या बोला जाता है? अमावस्या। अमावस्या। अब अमावस्या के बाद इस समय बिल्कुल भी आपका चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, एकदम अंधेरी रात हो जाती है जहां जहां पर रात रहेगी। उसके बाद से ये मून यहाँ से चलना शुरू होता है, तो सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, तो चंद्रमा का साइज यहाँ पर क्या होता है? बढ़ता चला जाता है और बड़ा होता है। यहाँ पर गिब्बस मून आ जाता है। और जैसे ही ये अर्थ के पीछे आ जाता है, तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन आती है? यहाँ पर आती है आपके, यहाँ पर आती है कौन सिचुएशन आपकी? ये आती है आपके फुल मून की सिचुएशन। फुल मून या फिर इसी को बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोला जाता है? पूर्णिमा बोला जाता है। अब देखिए, अब जब आप अमावस्या से आगे आगे चलते हैं तो उसके बाद मून का साइज क्या होता है? बढ़ता रहता है। अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा का प्रकाशित भाग आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो ये बात बिल्कुल क्या हो गई? सही है। अमावस्या के बाद मून का जो आकार होता है वो बढ़ता रहता है। अब पूर्णिमा के बाद देखते हैं। जैसे जैसे मून इधर आता है तो फिर क्या होता है? इसका आकार छोटा हो जाता है, और छोटा होता है, और छोटा होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? बिल्कुल लुप्त हो जाता है। तो पूर्णिमा के बाद जब आप देखते हैं तो इधर आने पर क्या होता है? जो आपका चंद्रमा का प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो हमें सही कथन ढूंढना था, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। कौन सही है? एक और दो दोनों सही। ठीक है बात, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी हैज नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड चारोन? सेलेस्टियल बॉडी आपको बता ही दिया था। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? जो अर्थ के बाहर जितनी भी चीजें रहेंगी उसे सेलेस्टियल बॉडी, और डॉट प्लैनेट भी उसमें आते हैं। तो होमिया की अगर आप बात करते हैं, ये भी डॉट प्लैनेट है। प्लूटो जो है ये भी डॉट प्लैनेट है। मार्स क्या है? आपका प्लैनेट है, इसका मैंने फोबोस और डीमोस बताया था। सैटर्न की अगर आप बात करें तो सैटर्न के बहुत सारे सैटेलाइट हैं। सैटर्न के क्या है? बहुत सारे सैटेलाइट हैं। जैसे सैटर्न की अगर सैटेलाइट की मैं बात करता हूं तो इसमें आपका रिया आ जाता है, टाइटन आ जाता है जो कि उसका सबसे बड़ा है, टेथिस आ जाता है। ये सब किसके सैटेलाइट हैं? सैटर्न के सैटेलाइट हैं। मार्स का सैटेलाइट कौन है? फोबोस और डिमोस है। जिसमें सबसे छोटा कौन सा है? ये लोग ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है। ये मैंने बता दिया है किसके पास है, ये मैंने बता दिया किसके पास है, ये है मार्स के पास। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट किसके पास है, जो कि मार्स के पास है। ठीक है बात। तो चारून के बारे में देखना है, तो चारून किसका आपका सैटेलाइट है? वो है आपका प्लूटो का। और प्लूटो का सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो चारून ही है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्र में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देखते हैं? व्हाट डू यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन दैट वी कैन सी इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट ड्यूरिंग समर? ठीक है बात। ये कौन सा है? तो ये है आपका कैसोपिया। नहीं, कैसोपिया नहीं है। कौन सा है आपका? उर्सा माइनर। नहीं, उर्सा माइनर नहीं है। ओरायन नहीं, ओरायन भी नहीं है। तो कौन सा है आपका? उर्सा मेजर। यहाँ पर उर्सा मेजर बना हुआ है, ये है आपका उर्सा माइनर। दोनों देखिए, दोनों का आकृति बिल्कुल बिल्कुल सेम है, परंतु अंतर किस में है? अंतर है इसके साइज में। अंतर किस में है? साइज में। अब देखिए, यहाँ पर बिग डिपर लिखा हुआ है, तो बिग डिपर को ही बोला जाता है आपका उर्सा मेजर। क्या बोला जाता है आपको? उर्सा मेजर। और
लिटिल डीपर को ही क्या बोलते हैं, उर्सा माइनर बोला जाता है। और ये दोनों किसको इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं पोलर स्टार को। समझ में आ गई बात, ये दोनों किसको इंडिकेट करते हैं, पोलर स्टार को। तो जून के इवनिंग में ये दिखते हैं, गर्मियों के इस समय आपको उर्सा मेजर भी दिखता है और उर्सा माइनर। उर्सा माइनर छोटा होता है इसलिए नहीं दिखता है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, उर्सा मेजर हो गया। अब अगर ओरायन की आप बात करते हैं तो ओरायन कब दिखता है, जनवरी इवनिंग में इस तरह की आकृति बनती है ओरायन की। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताया था कि 88 कॉन्स्टिलेशन है। अब इसके साथ आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 100। और इस क्वेश्चन 100 के साथ हमने क्या किया है, हमने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है बात, चलिए देखते हैं क्या है। विनोद सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात करता है, वह निम्नलिखित में से किस ग्रह की बात कर रहा है। विनोद टॉक्स अबाउट ओनली प्लेनेट विद लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज ही टॉकिंग अबाउट। तो पूरे सौरमंडल में अगर आप देखेंगे तो एक ही जगह पानी है, और पानी होने की वजह से उसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। वो कौन सा ग्रह है, वो वही ग्रह है जिस पर हम और आप पे बैठे हुए हैं, तो वह है आपका अर्थ। इसका सही जवाब क्या हो गया, अर्थ, ना कि वीनस, ना कि मार्स, ना कि सैटर्न। वीनस को क्या बोला जाता है, प्रेशर कुकर लाइक प्लेनेट बोला जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा बोला जाता है। इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है आपका, चमकीला ग्रह कौन सा है, वीनस होता है। ये सारी चीजें। मार्स की बात करते हैं तो इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। इसकी जो मिट्टी है उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। सैटर्न की अगर आप बात करते हैं तो सैटर्न वो आखिरी ग्रह है जिसे आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो, तो सैटर्न हो जाता है। समझे बात को, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। ठीक है बात। देख रहा है विनोद, कैसे आसान आसान बोल करके 100 क्वेश्चन करा दिए। इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट में करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, सारे कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 101। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन का ग्रह कहा जाता है। तो जो वैसा ग्रह जिसका घनत्व अगर देखेंगे तो पृथ्वी के समान हो, आकार देखेंगे तो लगभग पृथ्वी के समान हो, तो ऐसा ग्रह है कौन सा, ऐसा ग्रह है आपका नेपच्यून, सॉरी कैसा कौन है, वीनस। कौन सा है, वीनस। नेपच्यून को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। सैटर्न को रिंग प्लेनेट बोला जाता है, इसके बारे में बता दिए। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। सबसे तीव्र प्लेनेट कहा जाता है, मरकरी को ही कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक का प्लेनेट कौन सा है, मरकरी है। मरकरी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी के पास कोई भी सेटेलाइट नहीं है, वीनस के पास भी कोई भी सेटेलाइट नहीं है। सर्वाधिक सेटेलाइट किसके पास है, सैटर्न के पास है। दूसरा सर्वाधिक सेटेलाइट कौन सा है, आपका जुपिटर है। पहला सेटेलाइट जिसके पास पहला ऐसा ग्रह जिसके पास 100 से ज्यादा सेटेलाइट है वो है सैटर्न, करीबन 146 सेटेलाइट है सैटर्न के पास। और वहीं पर अगर आप जुपिटर की बात करते हो तो उसके पास लगभग 95 सेटेलाइट है। ठीक है बात। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है, नेपच्यून ही है। ठीक है बात। अपने अक्ष पर झुका हुआ या अपने अक्ष पर लेटा हुआ प्लेनेट कौन सा है, यूरेनस होता है। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज प्लेनेट। किसको नहीं माना जाता है, क्या जुपिटर को माना जाता है, हाँ माना जाता है। मार्स को माना जाता है, हाँ माना है। प्लूटो को नहीं, प्लूटो का ग्रह नहीं माना जाता है। 2006 में इसको क्या बना दिया गया है, ड्वार्फ प्लेनेट। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, अब आपको आसान लग रहे होंगे। सारे क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे, आप पढ़ चुके हो इसलिए आपको आसान लग रहे हैं। समझ में आ गई बात। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब किसी ना किसी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। इसको अगर डाला तो लाइव झींगा लाला। फिर उसके बाद सैटर्न, ये भी आपका प्लेनेट है। नेक्स्ट देखेंगे, कब किया गया था प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट में परिवर्तित। तो वो है सन 2006 में। कहाँ पर हुआ था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का संघ अधिवेशन, तो प्राग में हुआ था। प्राग किसकी कैपिटल है, चेक रिपब्लिक कैपिटल है। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। फ्रांस में है वो जगह, फ्रांस में कहाँ पर है आप बताएंगे मुझे। ठीक है बात। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये मैंने अभी ही बताया आपको। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। अब चलिए बाकियों की बात कर लेते हैं। यूरोपा किसका है, यूरोपा जो है वो है आपका, यूरोपा किसका है, जुपिटर का सैटेलाइट है और गैलीलियन सैटेलाइट है ये। गैलीलियो ने इसकी खोज की थी, नामकरण आपके किसने किया था, बात हो चुकी है। यूरोपा गैलीलियन सैटेलाइट में सबसे छोटा सैटेलाइट है। एटलस की बात कर लेते हैं, एटलस किसका सैटेलाइट है, ये भी सैटर्न का सैटेलाइट है। एक सेटेलाइट और याद कर लीजिएगा, रिया। रिया किसका सैटेलाइट है, ये भी सैटर्न का सैटेलाइट है। सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, टाइटन। दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, वो है सैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, रिया। कारमे जो है इसका सी से होता है, ये के से नहीं होता है, तो स्पेलिंग आप थोड़ा सा रहता है गूगल, मैंने के में लिखा था तो यहाँ सी है। कारमे। कारमे में क्या होता है, कारमे किसका सैटेलाइट है, वो है जुपिटर का। कारमे किसका सैटेलाइट है, जुपिटर का है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 104।
निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह में के बेल्ट में स्थित है? तो कौन सा बौना ग्रह है? तो वो है सेरेस। इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। एरिस जो है, मेकमेक जो है, होमिया है, ये क्यूपर बेल्ट के पास स्थित होते हैं। आउटर आउटर आपके बेल्ट में स्थित है। और जो इनर बेल्ट है, इनर एस्ट्राइड बेल्ट है, उसमें कौन सा स्थित होता है? सेरेस। इसलिए इसको इनर 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 ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। और इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन तीनों को क्या बोला जाता है? आउटर ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन से विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप में से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कणों के विशाल समूह हैं? विच ऑफ द रेडिएशन बेल्ट इज वास्ट ग्रुप ऑफ हाईली एनर्जेटिक एज एब्जॉर्ब पार्टिकल मैग्नेटिकली ट्रैप्ड अराउंड द अर्थ? तो कौन है? वैन एलन बेल्ट। बिल्कुल सही बात है, ये वैन एलन बेल्ट है। वैन एलन बेल्ट को क्या है? जो आपके विकिरण बेल्ट होती है पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशोषित कण होते हैं, इसको बोलते हैं वेन एलिमेंट। अरोरा क्या होता है? अरोरा जो होता है ये एक लाइटनिंग फिनोमिना होती है जो कि पोल्स पर देखने को मिलती है। ठीक है बात। अरोरा पोलियारिस बोला जाता है। अब पोलियारिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों पोल्स पर देखने को मिलती है। जब ये नॉर्थ पोल पर दिखती है तो उसको बोलते हैं बोरियोलिस। बोरियोलिस। और जब ये फिनोमिना साउथ पोल पर देखने को मिलती है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियासिस। ऑस्ट्रेलियासिस। ये लाइटनिंग फिनोमिना होती है जो सूर्य के किरण किरण और हमारे जो आयनोस्फीयर में जो आयंस हैं उनके टकराव की वजह से ये कलर्स उत्पन्न होते हैं। तो नॉर्थ पोल में होगा तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। और अगर साउथ पोल में होता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस। ये कैसी फिनोमिना है? ये लाइटनिंग की फिनोमिना है। ये कैसी फिनोमिना है? लाइटनिंग फिनोमिना। क्यों? मैंने आपको बता दिया। क्यूपर जो है वो आपके सबसे आउटर बाउंड्री है। एस्टेरॉइड की पेटियां होती है, सबसे ठंडे ग्रहों का निर्मित होता है। चिनूक क्या है? चिनूक एक ठंडी पवन है, ठंडी लोकल पवन है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में प्रवाहित होती है, या फिर आप बोल सकते हैं यूएसए और कनाडा में प्रवाहित होती है। और चिनूक को कहा जाता है आइसीटर। चिनूक को क्या बोलते हैं? आइसीटर हिमबख्शी। प्रेरी जो वहां पर घास के मैदान है, वहां पर जब बर्फ जम जाती है तो यह आपके रॉकी पर्वत को पार करते हुए आती है। और वहां पर जितने भी बर्फ रहते हैं उन सबको वो पिघला देती है, जिससे वहां के घास के मैदान फिर से उत्पन्न हो जाते हैं और जो वहां के चरवाहे हैं उनको बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है। तो चिनूक एक प्रकार का वरदान है। इसे आइस ईटर बोला जाता है। एक पवन है, ये गर्म पवन है, हॉट लोकल विंड है। कहाँ पर प्रवाहित होती है? नॉर्थ अमेरिका में। किन देशों में प्रवाहित होती है? यूएसए और कनाडा में। और कौन से घास के मैदान है? प्रेरीज। प्रेरीज कैसे घास के मैदान होते हैं? ये होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। जैसे मैं क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन आपका शुरू करूंगा उसके बाद वहां पर ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है बात। तो इसके साथ साथ आज आपका लेक्चर समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अगर आपको मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कोई भी दिक्कत होती है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा और लगातार परिवर्तन करता रहूंगा। परिवर्तन संसार का नियम है। मैं परिवर्तन करता रहूंगा और आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके सफलता का मार्ग और ज़्यादा सुगम हो जाए और ज़्यादा सरल हो जाए। अगर मैं थोड़ा भी योगदान दे पा रहा हूँ उसमें तो वह मेरी मेरी जीत है। सिंपल सी बात है। आपका सिलेक्शन होगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके घर वाले सुखी रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत प्यार मुझे मिलता रहेगा आप लोगों की तरफ से। तो बस इतना ही है। बस हाँ, इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए जिस तक भी आपके पास पहुंच रहा है। इसके साथ मैं अपने शब्द वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।